हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर देना और नोट जरूर कर लेना। जितना भी मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स बना लेना अच्छे से, उसे बार बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे कराए जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि किसी तल में दी गई रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। मतलब किसी तल में दी गई कोई रेखा है, रेखाओं के लिए कौन सी चीज संभव नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए है, दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात अगर दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। या फिर बी है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। या फिर सी है, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। या फिर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। अब देखो, अगर एक बात बताएं, अगर यहां लिखा हुआ है किसी तल में दी गई रेखाएं निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, तो वो मतलब रेखाएं जो है प्रतिच्छेद या समांतर नहीं होंगी। दोनों रेखाएं जो है ना तो प्रतिच्छेद होंगी और ना ही समांतर होंगी। ठीक है, तो ये आपका संभव नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इजी है और इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आओ देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2। यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 5। यहां लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो, यहां अगर ये हो जाता सही, लेकिन क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहां जो x है ये रूट में है। अगर ये x रूट में नहीं होता तो आपका सही हो जाता। यहां अगर बात की जाए तो यहाँ x से गुणा होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर भी एक्स स्क्वायर लिखा इसलिए कट जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। यहां लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा। देखो, इसका मल्टीप्लाई से होगा तो x की घात 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा कैसे? यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर, और इधर आप ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होके यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर बात की जाए तो कौन सा होगा, तो वो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। ये वाला आपका एक द्विघात समीकरण होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो फिर यहाँ आपको ये भी समझ में आ गया तो अच्छी बात है। दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब ये भी कोई भी पूछे तो आप तुरंत बता दोगे बिना हिचकिचाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जैसा लिखा हुआ है, दो आकृतियां जिनके आकार तो समान है, आकार उनके समान है, परंतु जो आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाती हैं। मतलब जो माप है वो समान ना हो लेकिन आकृतियां लगभग समान होती हैं। लाइकेज एक इतना बड़ा होता है और एक छोटा सा होता है, तो इसे माप करोगे तो भाई बराबर नहीं होंगे, लेकिन आकृतियां समान है। ये भी एक है, ये भी एक, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक, लेकिन छोटे बड़े होते हैं। तो यहाँ का सर्वांशम लिखा हुआ है समान आकृतियां, समरूप आकृतियां या फिर सममित आकृतियां। तो कौन सा सही हो सकता है ये आप लोग सोच लो। वैसे जानते होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते होंगे। यहां से जो आपका सही आंसर है वो है समरूप आकृतियां। क्या है? समरूप आकृतियां जो है वो सही आंसर है। अगर दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, तो यहां जो है वो होंगे समरूप आकृतियां। ओके, समझ में आया? यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 4 पॉइंट आओ देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो और देखो। लिखा हुआ है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। यहां मैंने दूरी से रिलेटेड एक फार्मूला जरूर बताया था जब मैं आपको पूरा मैथ का फार्मूला एक वीडियो में बता रहा था, और अगर आप नहीं जानते हो तो जान जाओ, ऐसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे फार्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। d बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड प्लस, फिर बीच में प्लस आपको लगाना है, फिर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है,
यहां आप जान जाओ ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। पहले पहले पद जो होते हैं वो x1 x2 होते हैं और दूसरे दूसरे पद y2 y2 होते हैं। तो यहाँ तो ये दोनों जीरो हैं भैया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान रख लो, जीरो है तो जीरो रख लो। यहाँ से दूरी आपको पता चल जाएगा। x1 करना है 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड प्लस माइनस है यहाँ, और माइनस माइनस यहाँ 12 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर कर लो, प्लस 0 माइनस है 0 का स्क्वायर। तो यहाँ 0 0 तो आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 12 5 17, 17 का स्क्वायर कर लो। एंड यहाँ अगर आप स्क्वायर करोगे तो 289 हो जाएगा। एंड 289 का वर्ग 17 ही होता है। यहाँ से 17 इकाई आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका कौन सा विकल्प सही है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, डी वाला सही है ना, डी वाला आपका बिल्कुल सही है। 17 इकाई आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लगा कर समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आप उससे तुक्का लगाओगे तो भाई उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। क्योंकि जो लगा कर समझा जाता है, समझ समझ कर समझा जाता है, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, ये याद रखना। लाइक ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है 10a इक्वल टू 4/3, 4/3, तो sec a का मान होगा। अब आप लोगों को फार्मूला सारे पढ़ा दिए गए हैं, नहीं देखे हो तो देख लो, वैसे ऑलरेडी पढ़ाया गया है। यहाँ आपका जो सेक ये होता है, सेक ये आप सर्व समीका में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया है पूरा सर्व समीका में। सेक ये 1 + tan स्क्वायर होता है। सेक ये बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ये। अब यहाँ tan स्क्वायर ये का मान दे ही दिया है 4/3। अगर इसे सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे आप मान निकाल पाओगे। लाइक आप रट सकते हो, लेकिन रटने से क्या फायदा। अगर आप निकालना जानते हो तो निकाल दो, 2 मिनट नहीं 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, फिर आप tan का मान रख लो, tan स्क्वायर का। तो tan स्क्वायर का मान क्या रखोगे, 4/3 का स्क्वायर कर लो, वो तो केवल tan का मान है। ठीक है, अब यहाँ इसे आप अंदर ही सब कुछ कर लो। देखो यहाँ 1 + 16/9। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो कैसे आएगा। यहाँ इसको आप इससे गुणा कर लो, क्या 9, और 9 में अगर 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में अगर 16 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 25/9। या फिर एक मानकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ 25/9 अर्थात 25 का वर्ग घनमूल, यानी कि आपका ये होगा √5 होगा, एंड 9 का 3 होगा। यहां से ही आपका आंसर हो जाएगा 5/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहां से आपका 5/3 आपका आंसर सही है। ओके, तो यहां तक आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे भी लगे होंगे पढ़ने में, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा दिया है, लिख लिख कर और समझा दिया है बहुत अच्छे से। चलो फिर हम लोग एक थ्योरम सिद्ध करते हैं। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको दर्शाना है। वैसे आपको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको बुक के आधार यानी कि अकॉर्डिंग टू बुक आपको दर्शाना है कि ये कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो भाई जान जाओगे। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि NCERT से है, और NCERT के मैं सोचता हूँ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए। ओके, तो यहां देखो, आपको पहले यह अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा कि माना 5√3 एक परमीय संख्या है। मान लो परमीय संख्या है, मैंने मान लिया कि ये एक परमीय संख्या है। और अगर परमीय संख्या है तो यहां आपका 5 - √3 इसे लिखा जा सकता है a/v या फिर p/q, कुछ भी मान सकते हो। बट यहां जो v हो, नीचे वाला जो v लिखा हुआ है, b = 0। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो इधर आप ये चीज जो है ना, ये चीज इधर ट्रांसफर कर लो, ये चीज इधर, क्योंकि ये माइनस जो है ये हट जाएगा। देखो मैं आपको क्या बताता हूं, ये वाला आप इधर ट्रांसफर कर लो, ये वाला आप √3 जो है वो इधर कर लो, और a - v जो लिखा हुआ है ये 5 है तो 5 रहने दो प्लस में, और ये प्लस में है a/v, तो आप इधर ट्रांसफर करोगे माइनस में हो जाएगा a/v। ओके,
तो यहां से आप इसे अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि इसे आप √3 को इधर लिख सकते हो और इधर आप लिख सकते हो 5 - a/b। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इजी लग रहा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ इसमें है नहीं। अब चूंकि जो a है और b है, पूर्णांक है, इसलिए जो आपका 5 - a/v, ये जो एक पूर्णांक है अर्थात अचथा, इसीलिए एक परमीय संख्या होगा। परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या है, दिमाग लगाओ। अच्छा, हमने दर्शा दिया है कि √3 जो है वो इक्वल टू है इसके, ये दोनों बराबर हैं, चाहे जो हो जाए ये दोनों बराबर हैं। जितना पैसा इनके पास है उतने पैसे इनके पास है, जितना धनी है उतना धनी है, क्योंकि बीच में अगर बराबर का चिन्ह लग जाए तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। अर्थात अगर आपका 5 - a/v आपका परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या, तो भैया √3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्या? हो ही जाएगा। जब दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा, कैसे नहीं होगा? जब दोनों बराबर हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे में हो जाएगा। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, बट अब आपको लिखना है थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा समझो। लिखा क्या है? अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर तो हैं, बराबर का चिन्ह लगा है यहां, तो ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये जो √3 एक अपरिमेय संख्या, अतः अपनी कल्पना के अनुसार यह कारण प्राप्त हुआ है कि 5 √3 एक परिमेय संख्या है। हम जो कल्पना किए थे उसके अकॉर्डिंग ये प्राप्त हुआ है कि इतना परिमेय संख्या है 5 - √3। लेकिन आपको लिखना क्या है? फिर लिखना है कि यहां अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आपका जो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों निष्कर्ष निकलता है? क्योंकि आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर अपरिमेय संख्या के बराबर वो है तो इसीलिए ये सारी चीजें अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे इजी आपको कोई नहीं समझाएगा, देख लेना, आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा इससे ज्यादा इजी। तो आप लोग यार वीडियो को लाइक करते चलो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, NCERT के सारे क्वेश्चन हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हुआ तथा गुणनफल 182 है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और NCERT से है तब तो और ज्यादा अच्छे हैं। देखो अब भाई इसके योग जो हैं वो तो 27 हैं और गुणनफल कितने हैं? 182 हैं। तो माना एक संख्या, मैं दो संख्या नहीं मानूंगा, एक संख्या मानूंगा पहले। तो माना एक संख्या जो है वो x है। क्या है? x है। अब दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या कितना होगा? समझो, अगर आपने मतलब पापा ने आपको दिया 30 रुपए, ठीक है, दे दिया। रोहन सोहन आपका नाम है, तो रोहन को अगर 100 रुपया मिला तो इस 30 में से मैं x को घटा दूंगा तो जितना वही तो सोहन को मिलेगा। मतलब x को आप 12 मान लो तो 30 में से 12 घटा दो, उतना उसका हो जाएगा। लाइक अगर x है तो x अगर हम 27 में से x को घटा दें, दोनों का योग इतना है तो 27 में से x को अगर हम घटा दें तो हो जाएगा उसके बराबर, ठीक है। परंतु गुणनफल जो है इतना है, गुणनफल आपका इतना है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपको पता है। तब संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे 27 - x, तो आपका वो आपका 182 के बराबर है, ठीक है। मैंने गुणा कर लिया तो यहां से आपका x² पहले नहीं आएगा, पहले आपका आएगा 27x एंड फिर -x² आएगा इक्वल टू 182, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, मैं इन सबको इधर ट्रांसफर करूंगा क्योंकि मुझे ये प्लस में करना है।
तो यहाँ आप देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये -27x माइनस में हो जाएगा, एंड ये आपका प्लस में है प्लस में रहने दो, 182 बराबर 0। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा, गुणा करने पर आपका, गुणा करने पर 182, जोड़ने घटाने पर 27। तो यहाँ आप एक्स स्क्वायर कर लो एंड माइनस करो, यहाँ 14 + 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0, क्योंकि यहाँ अगर आप 14 + 13 करोगे तो 27 हो जाएगा, गुणा करोगे 182 हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस हो जाएगा 13x प्लस 182, ठीक है। यहाँ आप x कॉमन ले लो, x -14 एंड फिर यहाँ आप क्या कॉमन लोगे, 13 ले लो, तो यहाँ x -14, यहाँ आपका आएगा x -13 एंड x -14। अगर x -13 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आपका आएगा 13, और अगर आप x -14 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आएगा 14। तो यहाँ से आपको दो मान प्राप्त हुआ, एक 13 एक 14। तो पहली संख्या 13 हो सकती है, दूसरी संख्या 14 हो सकती है, या फिर पहली संख्या 13 या दूसरी संख्या 14, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये मान लो कि पहली संख्या आपका 14 है तो अथवा दूसरी संख्या 13 होगा, अगर पहली संख्या आपका 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगा, कोई भी हो सकता है भाई, यही आपका हो जाएगा। तो यदि हम यहां लिख देते हैं, यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या 13 होगी, ये तो आपको पता ही है। और अगर पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या 14 होगी। यहां से ये निष्कर्ष निकलेगा भाई, अगर आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करना है। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको पूरा समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको के का मान ज्ञात करना है और आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, देखो लिखा हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए जो है, ए आपका किसके बराबर है 2,3, v है 4, k और c है 6, -3 संरेखीय है। तो यहाँ k का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। चूंकि 3 बिंदु संरेखीय है इसलिए बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब अगर तीनों बिंदु अगर जो संरेखीय हैं, हमेशा याद रखना जो बिंदु संरेखीय होते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा 0 आता है, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि इसे चेक कीजिए संरेखीय है कि नहीं, और अगर आपका 0 आ जाए तो संरेखीय है, 0 नहीं आए तो नहीं है। तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, इसलिए क्या होगा, बनने वाला या बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कैसे, आ जाओ हम लोग लगाते हैं भाई। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आपको पता है कि नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, नहीं पता है, बहुत लंबा सूत्र है यार, मैंने आपको बताया था ट्रिक याद करने का। यहाँ x1 है, फिर यहाँ y2 है -y3 है, प्लस x2 है, y3 है -y1 है, प्लस x3 है, y1 है -y2 है, ठीक है। सी देखो इसका मैंने ट्रिक उसी में बताया जिसमें मैथ का पूरा फार्मूला बताया गया, सर्च कर लो मैथ इंपॉर्टेंट फार्मूला बाई श्रवण लेक्चरर, पूरे चैप्टर का फार्मूला बता दिया गया, तो आप देख लो, ठीक है। यहां आप देखो, ये एक बात याद रखना, यहां x1 क्या है, x1 क्या है आपको पता है कि नहीं, 2 है। यहां देखो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है आगे वाले, और ये पीछे वाले सारे y1 है, y2 है, y3 है, ठीक है। आगे वाले सारे x1 x2 x3 है। तो यहां देखो y2 क्या है, y2 यहां देखो k है कि नहीं, k है, k लिख दो, प्लस
y3 क्या है, ये देखो y3 कितना है -3, तो -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इसलिए मैंने ऑलरेडी लगा दिया क्योंकि ये माइनस और -3 मिलकर प्लस हो जाएंगे। फिर प्लस x2 कितना है, यहाँ देखो x2 है 4 कि नहीं, 4 है ना। अब देखो y3 कितना है -3 एंड y1 कितना है, y1 यहाँ है 3 यानी कि 3 प्लस x3 कहाँ है भाई, x3 यहाँ है 6 है एंड यहाँ y1 कितना है, यहाँ देखो y1 3 है एंड माइनस y2 के है बराबर 0। देखो समझना, अब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2। देखो यहां से आप कैसे सॉल्व करोगे पूरा आपको मैं बताता हूं। ये बराबर 0 के है तो यहां हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा ब्रैकेट खोलकर, यहाँ 2 है प्लस 6 है प्लस 4 3 12 तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, -12 एंड -12 प्लस 6 3 18 एंड -6 के, ठीक है 6 के एंड फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर लो बराबर 0। अब यही माइनस वाइनस सब कर लो जो है। चलो आओ अब हम लोग करते हैं 1/2 है, यहाँ अगर आप 6 में से 2 के घटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 के, ठीक है। ये 6 प्लस में है 6 हो गया 6 और ये कितना 18 24 8 6 24 यानी कि 18 24 हो गया, ये 24 हो गए तो प्लस 24 आपका हो गया एंड माइनस कितना होगा -12 यानी कि -24 बराबर 0, ये भी कट गया यानी कि यहाँ आपका आएगा 1/2 एंड -4 के बराबर 0। समझो अगर ये 0 के बराबर आ गया है तो देखो अब यहाँ आप ये लिखा हुआ है 1/2 एंड -4 के बराबर 0। अब देखो यहाँ अगर 0 लिखा हुआ है तो यहाँ आपका ये 2 इससे टकराएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ 4 के बराबर 0 बचेगा, यहाँ के बराबर -4 को यहाँ कर लो -4 और यहाँ के बराबर 0 बच जाएगा। यहाँ से समदेखिए है इसलिए के का मान भी 0 ही आएगा, तो के का मान यहाँ से 0 आ चुका है, ठीक है। तो यहां से आपका के का मान जैसे ही 0 आएगा, यहां से के का मान 0 आ गया, बस यही आपका काम हो चुका है। ये आपका के का अभिनिष्ट मान 0 है क्योंकि ये संरेखीय है तो यहां से के का मान 0 आप निकाल सकते हो। तो के का मान यहां से आप 0 निकाल लिए, ठीक है। तो यहां से आपका यही आंसर हो जाएगा और आप लोग नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इसलिए मैंने कहा नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। तो a का मान जो हो b के मान से बड़ा हो, मतलब a का मान ज्यादा होना चाहिए b का मान कम होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आ जाओ ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पहले लिखा हुआ है 10a + b = √3। 10 में √3 किसका मान होता है, 10 में √3 किसका मान होता है। तो पहले हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं, a + b और 10 में जो √3 मान होता है वो tan 60 डिग्री का होता है। किसका होता है tan 60 डिग्री, tan से tan कट जाएगा और a + b = 60। यहां से आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, इसे आप नोट कर लो। दूसरा यहां लिखा हुआ है tan a - v = 1/√3। 1/√3 tan में किसका मान होता है, जल्दी से आप लोग बताओ। tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ tan से tan कट गया और a - v बराबर 30 डिग्री। तो यहां से आपका ये आ गया एंड यहां से आपका ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ओके, अब यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया तो यहाँ आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ लो, को जोड़ने पर आप इसे जोड़ लो। देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है a + v बराबर 60, a - v बराबर 30। यहाँ b से v कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2a बराबर 90 और अगर आप 90 में आप 2 से भाग दोगे तो 45। यहाँ से a का मान आ गया 45 डिग्री। अब b का मान ज्ञात करना है तो जानते ही हो, समीकरण 1 में a का मान
रखने पर अब a का मान अगर आप रख दोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यहाँ है, तो a प्लस वी बराबर 60। तो यहाँ आप a और यहाँ आपका a का मान है 45, तो यहाँ 60 कर दो, प्लस v बराबर 60। तो अगर आप 60 में से 45 घटाओगे तो b बराबर कितना आएगा, 45 घटाओगे तो कितना आएगा, b का मान अगर आप 60 में से 45 घटाओगे तो इधर 5 उधर 10 यानी कि 15। तो b का मान आ गया 15, a का मान आ गया 45। तो यहाँ v और a का मान कितना आया, a बराबर आपका आया 45 डिग्री और v बराबर आपका आया 15 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता चल गया a का मान बड़ा है, v का मान छोटा है, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी लग गया और आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एक आपको फिगर बनाना है, ऐसा फिगर है। देखो यहाँ आपको समझना क्या है, यहाँ जो आपका है AV एक टावर है, जो A है एंड V है एक टावर है, क्या है, टावर है। और टावर उसी धरातल में एक भवन CD है। ये CD जो है, CD एक भवन है, मतलब टावर इतना ऊंचा है और CD इतना ही ऊंचा है, मतलब टावर की आधा है ऊंचा है। ठीक है, तो जो आपका CD है एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। भवन की ऊंचाई केवल 60 मीटर है, भवन की ऊंचाई, पूरे टावर की नहीं, केवल भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, चलो पता चल गया आपको। अब देखो, अगर आपको पूरे टावर की ऊंचाई AV की ऊंचाई ज्ञात करना है तो अभी आपको ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अब आप एक मान लो, ये आपका 60 डिग्री है। यहाँ आप देखो क्या लिखा हुआ है कि शिखर का, केवल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। और फिर यहाँ देखो इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से नीचे देखा जाएगा, ये इस तरह से। देखो मैं इसे थोड़ा सा बताता हूँ, ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और अब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो गया। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 7 सेंटीमीटर एंड सब हो गया। अब यहाँ आप देखो, अब यहाँ मैं थोड़ा सा लिखा हूं, माना AV एक केबल टावर है, उसी धरातल में एक भवन CD है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार भवन के शिखर C से केबल टावर के शिखर A का उन्नयन कोण, यहाँ कोण देख लो भैया, त्रिभुज ACE है, क्या है, ACE, यहाँ कोण बनना है तो इसीलिए ACE। ठीक है, ACE 60 डिग्री है और केबल के पाद का अवनमन कोण ECV, E एंड CECV, ठीक है, 45 डिग्री है। अब आ जाओ हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ जो है ना, जो E एंड V इक्वल टू है CD, यहाँ EV है, E एंड V इक्वल टू C एंड D। EV जो है वो CD के बराबर है। ठीक है, EV किसके बराबर है, CD के, अर्थात यहाँ EV जो है, EV, यहाँ देखो E एंड V ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ CD, सॉरी, हाँ ये देखो EV जो है ये CD के बराबर है, इसके C एंड D के। ओके, B नहीं है, ये CD है, तो इसीलिए मैंने देखा यार। तो यहाँ ये बराबर है, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। तो यहाँ से अब आपको एक बात पता चला, EV बराबर 7 मीटर है, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों एकदम बराबर हैं। ठीक है, अब यहां आप लिखो समकोण, समकोण त्रिभुज BEC में, समकोण त्रिभुज VEC में, यानी कि जो समकोण त्रिभुज VEC है, VEC है। ठीक है, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ देखो आपका क्या है, ये 7 हो गया, चलो 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर हो गया तो अब आपको देखो यहाँ अगर आप tan बराबर क्या होता है, LAL बटे KKA, यानी कि लंब बटे KKA, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, यहाँ 7 है और आधार क्या है इसमें, EC है, ये है। ठीक है, तो चलो लिख डालते हैं यहाँ tan 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ EV
बटे CE बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसका 7 आपका मीटर है, ये 7 मीटर है, ठीक है। और यहाँ CE हो जाएगा, और यहाँ से CE बराबर हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। CE कितना होगा, C एंड E 7 मीटर, ठीक है, CE। अब देखो, अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, अब ये चित्र बना लेना अच्छे से। अब पुनः आपको यहाँ लिखना है, पुनः जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज AEC में, अब AEC में क्या है, AEC ये 60 डिग्री का कोण बनना है, तो tan 60 डिग्री का मान लगा लो, tan 60 डिग्री बराबर आपका AE बटे CE, AE बटे CE, ये AE लंब है और CE आधार है, यहाँ भी CE है और वहाँ भी CE है, ठीक है। तो अभी सारा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसका मान होता है √3 एंड यहाँ AE आपका कितना है, कुछ AE ऊपर है, सॉरी ये EE है, ये E है, ठीक है, ये E है, क्योंकि AB का मान ज्ञात करना, तो ये AE है, तो यहाँ AE बटे 7, ठीक है, बराबर AE बराबर 7√3, ये आपका AE बराबर आया है 7√3। अगर AE बराबर 7√3 आ गया तो भैया अब क्या है, सब तो निकल आया, मीटर लिख दो। अब देखो क्या करना है, तब टावर की ऊंचाई, तब केवल टावर AV है आपका टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई क्या होगा, देखो समझना, अब मैंने ये निकाल लिया ना, यही तो हमें निकालना था, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये पता है कि EV जो EV है ये 7 है, तो अगर EV 7 है तो AE तो हमने निकाल लिया, तो AE एंड AB को जोड़ लोगे। देखो मैं बताता हूं, अगर मैं यहाँ A एंड E, ये एंड E प्लस कर लूंगा EV के, तो मेरा पूरा AV का मान निकल नहीं आएगा लंबा सा, तो वही तो मैं कर रहा हूं। तो यहां मैं AE जोड़ूंगा एंड प्लस EV जोड़ूंगा, तो यहां आपका AE जो है वो यहां से निकल के आया है 7√3 एंड प्लस आपका ये कितना आया EV आपका 7 है कि नहीं है, 7 है, तो यहां से आप 7 कॉमन ले लो एंड यहां आपका बचेगा √3 प्लस 1 मीटर, यहां से आपका आंसर हो जाएगा। पूरे केबल टावर की ऊंचाई 7 एंड √7 फिर ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये पूरे केबल की टावर की ऊंचाई हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड भी है। तो यहां से आपको मैंने आज समझा दिया कई सारे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये मतलब अनुभव है। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, जरूर नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। तो चलो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।